बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने अध्ययन किया सुरक्षा का। हमने जाना सुरक्षा के परंपरागत दृष्टिकोण को और साथ ही अपरंपरागत दृष्टिकोण को। हमने समझा कि किस तरह से सुरक्षा का जो मुद्दा है, मसला है, परंपरागत दृष्टिकोण में केवल बाहरी खतरे की ओर इंगित करता है। जो बाहरी खतरे हैं, जो सुरक्षा के ऊपर और अन्य राष्ट्रों द्वारा होने वाले हमले हैं, उन्हीं को सुरक्षा की परंपरागत श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया था। वहीं अपरंपरागत श्रेणी में हमने पढ़ा कि सुरक्षा ने एक व्यापक रूप लिया, सुरक्षा के मुद्दे ने एक व्यापक रूप लिया और मानव पर, मानव समुदाय पर, मानव जाति पर हो रहे किसी भी प्रकार के एक कहें कि बड़े हमले को, बड़े खतरे को हमने सुरक्षा की अपरंपरागत श्रेणी में शामिल कर लिया था, जिसमें महामारियां भी थी, आतंकवाद भी था और भी अन्य बहुत सारी बातों का हमने अच्छे से अध्ययन किया था। तो प्यारे बच्चों, अब वक्त हो चला है इस अध्याय के समापन की ओर चलने का। तो इस अध्याय के समापन की कड़ी में लेते हैं प्रश्नोत्तर। तो चलिए देखते हैं इस अध्याय के प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1 हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित पदों को उनके अर्थ से मिलाइए। यहाँ हमें कुछ पद दिए गए हैं, इस पद का क्या क्या अर्थ होंगे, इसका हमें मिलान करना है। तो देखते हैं, विश्वास बहाली के उपाय। इस बारे में हमने पढ़ा था कि राष्ट्र विश्वास बहाली के लिए एक दूसरे देश को सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ताकि एक दूसरे देश को ये आशंका ना हो, ये संदेह ना हो कि कहीं दूसरा राष्ट्र उस पर हमले की योजना तो नहीं बना रहा है। तो इन उपायों को ही विश्वास बहाली का उपाय कहा था। तो देखते हैं इसमें से कौन सा वाक्य इसका अर्थ बता रहा है। यहाँ हमारे सामने है ये चीज़ कि राष्ट्रों के बीच सुरक्षा मामलों पर सूचना के आदान प्रदान की नियमित प्रक्रिया। तो इसका मिलान हो जाएगा, विश्वास बहाली के लिए राष्ट्र नियमित तौर पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और दूसरे राष्ट्र को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि वो उस पर हमले का कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं, कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी रणनीति नहीं बना रहे हैं। दूसरा देखते हैं, अस्त्र नियंत्रण। अस्त्र नियंत्रण ये होगा हथियारों के निर्माण अथवा उसको हासिल करने पर अंकुश। गठबंधन की बात करें, गठबंधन आप सभी जानते हैं अच्छे से, गठबंधन है कि सैन्य हमले की स्थिति से निपटने अथवा उसके आरोप के लिए कुछ राष्ट्रों का आपस में मेल करना। निरस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण है कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल से परहेज। प्रश्न संख्या 2 लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको आप सुरक्षा का परंपरागत सरोकार, सुरक्षा का अपारंपरिक सरोकार और खतरे की स्थिति नहीं का दर्जा देंगे। यहाँ हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सा सरोकार है जो कि सुरक्षा के अपरंपरागत दृष्टिकोण की ओर इंगित करता है, कौन सा सरोकार है जो कि सुरक्षा के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित है और इनमें से कौन सा ऐसा सरोकार है जो कि सुरक्षा पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है की श्रेणी में आता है। तो चलिए पता लगाते हैं इनकी श्रेणियों का। पहला हमें दिया है चिकनगुनिया डेंगू का बुखार का प्रसार। तो हमने बहुत अच्छे से जाना था कि जो सुरक्षा का परंपरागत स्रोत था उसमें तो केवल जो बाहरी हमले हैं, युद्ध है, उसी को ही सुरक्षा के और खतरे के रूप में पहचाना गया था। लेकिन अपरंपरागत श्रेणी में हमने महामारियों को भी शामिल किया था। तो चिकनगुनिया डेंगू बुखार हम सुरक्षा के अपरंपरागत श्रेणी में ले लेंगे। फिर है पड़ोसी देश से कामगारों की आमद। पड़ोसी देश से कामगारों की आमद ये आएगा हमारी परंपरागत श्रेणी में। फिर है पड़ोसी राज्य से कामगारों की आमद। पड़ोसी राज्य से कामगारों की आमद ये खतरे की स्थिति नहीं है में आएगा। फिर है अपने इलाके को राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले समूह का उदय। तो ये आएगा अपरंपरागत श्रेणी में। अपने इलाके को अधिक स्वायत्तता दिए जाने की मांग करने वाला समूह है, तो ये आएगा खतरे की स्थिति नहीं है की श्रेणी में। साथ ही देश की सशस्त्र सेना को आलोचनात्मक नज़र से देखने वाला अखबार, तो ये आ जाएगा सुरक्षा की परंपरागत श्रेणी में। अब प्रश्न संख्या 3 लेते हैं। परंपरागत और अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है? गठबंधनों का निर्माण करना और उनको बनाए रखना इनमें से किस कोटि में आता है? तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पारंपरिक सुरक्षा के बारे में। तो पारंपरिक सुरक्षा में क्या होता है? पारंपरिक सुरक्षा में सैन्य खतरों पर ध्यान होता है। सुरक्षा नीति का संबंध मुख्यतया युद्ध की आशंका को रोकने से
है। इसमें सुरक्षा नीति में राष्ट्रों के मध्य अपने पक्ष में शक्ति संतुलन बनाना तथा सैनिक गठबंधनों का निर्माण भी शामिल है। इस धारणा के अनुसार किसी देश को खतरा उसकी सीमा से बाहर से होता है, जबकि अपरंपरागत श्रेणी में क्या है, इसमें केवल सैन्य खतरों को ही नहीं बल्कि मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। इस धारणा में समूची मानवता की सुरक्षा को शामिल किया जाता है। इसमें गरीबी, अशिक्षा, असमानता जैसी समस्याएं शामिल हैं। सैन्य गठबंधनों का निर्माण करना तथा उन्हें बनाए रखना पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के अंतर्गत आता है। यह सैन्य सुरक्षा का एक साधन है। अब लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 कि तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है। तीसरी दुनिया के देश यानी कि विकासशील राष्ट्र, वो राष्ट्र जो कि औपनिवेशीकरण के दौरान दूसरे किसी ताकत की गुलाम थे और वो नव स्वतंत्र राष्ट्र अब विश्व के मानचित्र पर, विश्व परिप्रेक्ष्य पर अपना एक कहीं की उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। विकासशील देशों की श्रेणी में जो अधिकतर देश आते हैं, तो वो तीसरी दुनिया के देश और विकसित देश, इन दोनों देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा अंतर है। चलिए देखते हैं। देखिए, विकसित देशों के लोगों को केवल बाहरी खतरे की आशंका रहती है, परंतु तीसरी दुनिया के देशों को आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन राष्ट्रों में गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य की इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। तो गरीबी, अशिक्षा, महामारी आदि की समस्याओं का सामना तीसरी दुनिया के देशों को ज़्यादा करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 5 लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत खतरे की श्रेणी में। तो आतंकवाद है वो सुरक्षा की अपरंपरागत श्रेणी में आता है। प्रश्न संख्या 6, सुरक्षा के परंपरागत दृष्टिकोण के हिसाब से बताइए कि राष्ट्र पर खतरा मंडरा रहा हो तो उसके सामने क्या विकल्प होते हैं। जब हमने सुरक्षा की अपरंपरागत दृष्टिकोण को पढ़ा था तो बहुत अच्छे से हमने इस बात को समझा था कि जब भी किसी राष्ट्र पर बाह्य खतरा मंडराता है, अर्थात कोई दूसरा देश आक्रमण करता है, तो उस राष्ट्र के सामने 3 विकल्प होते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 विकल्प? कि वो शत्रु देश के सामने आत्मसमर्पण कर दे, या फिर शत्रु देश को पराजित कर दे, या फिर युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ने का संकेत दे कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने से बाज आए। अगला प्रश्न, शक्ति संतुलन क्या है और कोई देश इसे कैसे कायम करता है। शक्ति संतुलन के बारे में हमने जाना था कि बहुत सारे छोटे बड़े देश हैं, कोई देश ज़्यादा ताकतवर हैं, कोई कम ताकतवर हैं। इसलिए जो राष्ट्र ज़्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है, वो राष्ट्र कभी हमलावर हो सकता है। इसकी आशंका, इसका संदेह है, निसंदेह है किसी भी राष्ट्र को हो जाता है। तो ऐसे में सभी राष्ट्र हैं वो बराबरी में आना चाहते हैं शक्ति के मामले में, चाहे वो गठबंधन बनाकर या फिर सैन्य शक्ति या अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाकर। तो ये इस तरह से अपना शक्ति की दृष्टि से एक बराबरी के दर्जे तक आने की कोशिश ही शक्ति संतुलन कहलाती है। चलिए देख लेते हैं उत्तर। शक्ति संतुलन, जब कोई देश या देशों का खुद को इतना ताकतवर बना ले कि वह दुश्मन देश या देशों के समूह की बराबरी कर ले, जिससे उसके दुश्मन देश या देशों के समूह उस पर आक्रमण करके उसे पराजित ना कर सकें। उपाय क्या है? सैन्य शक्ति बढ़ाकर गठबंधन के द्वारा शक्ति संतुलन किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, सैन्य गठबंधनों के उद्देश्य क्या हैं? किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताइए जो अभी मौजूद है और इसे गठबंधन के उद्देश्य भी बताने हैं। देखिए, सैन्य गठबंधन का उद्देश्य विरोधी देश के सैन्य हमले को रोकना या उससे अपनी रक्षा करना होता है। सैन्य गठबंधन बनाकर एक विशेष क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान समय में नाटो एक सैन्य गठबंधन उपस्थित है जिसके उद्देश्य हैं सैन्य व आर्थिक विकास के अनेक कार्यक्रमों का संचालन करना, पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना, वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए नवाचार एवं अनुकूलन के साथ साथ उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करना, समुद्र या समुद्र से संभावित खतरों से अपने सहयोगियों को रक्षा
करने में मदद करना, साथ ही आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार ना करना, राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना, सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करना और यूरोप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानव अधिकारों और कानून के शासन के समान मूल्यों के आधार पर स्थायी शांति सुनिश्चित करना। तो ये बहुत सारे उद्देश्य हमने देखे नाटो सैन्य संगठन की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के तेजी से हो रहे नुकसान से देशों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण देते हुए अपने तर्कों की पुष्टि करनी है। तो हम इस कथन से निसंदेह पूर्णतया सहमत हैं, क्योंकि हमने जब इस चैप्टर का अध्ययन किया था तब जाना था कि पर्यावरण के नुकसान से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे तटीय देशों के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। तो चलिए जानते हैं इसका उत्तर। हम इस कथन से पूर्णतया सहमत हैं। पर्यावरण के नुकसान से मानव जाति को खतरा उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और द्वीपीय देशों के डूब जाने का खतरा यहाँ पर रहता है। कृषि योग्य भूमि, जल स्रोत तथा वायुमंडल प्रदूषण से खाद्य उत्पादन में कमी, खाद्यान्न संकट। विकासशील देशों में बहुत से लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। धरती के ऊपर वायुमंडल में ओजोन परत को नुकसान से मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। अगला प्रश्न, देशों के सामने फिलहाल जो खतरे मौजूद हैं उनमें परमाणविक हथियार का सुरक्षा अथवा अवरोध के लिए बड़ा सीमित उपयोग रह गया है। इस कथन का विस्तार से वर्णन करना है। तो देखिए, आज देशों के सामने अनेक खतरे उपस्थित हैं, जिनमें कौन कौन से हैं? आतंकवाद है, पर्यावरण क्षरण है, जातीय संघर्ष है, निर्धनता है, जनता के मूल मानवाधिकारों का हनन है। परमाणविक हथियार की सुरक्षा केवल सैन्य खतरों में ही प्राप्त हो सकती है। अगला प्रश्न, भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए किस किस्म की सुरक्षा को वरीयता दी जानी चाहिए? पारंपरिक या अपारंपरिक? अपने तर्क की पुष्टि करनी है और उदाहरण देने हैं। तो देखते हैं उत्तर। यदि भारतीय परिदृश्य पर गौर किया जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय सुरक्षा को पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों ही प्रकार के खतरे हैं, इसलिए दोनों ही प्रकार की सुरक्षा की वरीयता भारत में दी जानी चाहिए। पारंपरिक दृष्टि से हम देखें तो भारत के संबंध अपने पड़ोसी राष्ट्र से कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, वहाँ से भी हमले हुए हैं, भारत ने युद्ध को भी झेला है। अपारंपरिक दृष्टिकोण में देखें तो भारत आतंकवाद से भी त्रस्त रहा है और आज बढ़ रही महामारी हम सभी जिसकी मार झेल रहे हैं। तो इसलिए सुरक्षा के लिए भारत को पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों ही दृष्टिकोणों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पारंपरिक सुरक्षा में पड़ोसी देशों विशेषकर पाकिस्तान और चीन से खतरा, अलगाववादी, हिंसक गुट तथा नक्सलवादी समूह भी सक्रिय हैं। अपारंपरिक सुरक्षा में आतंकवाद है, निर्धनता है और महामारियां हैं, जिनसे सुरक्षा भारत को अपनी जनता को देनी है। लेते हैं अंतिम प्रश्न। दिए गए कार्टून को समझें। यहाँ हमें एक कार्टून दिखाया गया है, इसको आपको ध्यान से देखना है। कार्टून में युद्ध और आतंकवाद का जो संबंध दिखाया गया है उसके पक्ष या विपक्ष में एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। ये जो चित्र हमें दिया गया है इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये एक बड़ा सा ये जानवर है, सूअर हमें दिखाया गया है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है युद्ध, वॉर, और यहाँ इसके बच्चों के रूप में दिखाया गया है आतंकवाद को। तो इनका आपसी जो संबंध यहाँ इस चित्र में दिखाया हुआ है, इसको समझकर हमें इसके पक्ष या विपक्ष में टिप्पणी करनी है। यहाँ ये चित्र हमें ये कह रहा है कि युद्ध है वो आतंकवाद को पोषित करता है, उसको पोषण देता है, यानी कि उसको बढ़ावा देता है। चलिए देखते हैं आंसर कि दिए गए चित्र में युद्ध रूपी विशाल सूअर द्वारा आतंकवादी बच्चों को दूध पिलाते दिखाया गया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि युद्ध द्वारा ही आतंकवाद को जन्म मिलता है तथा युद्ध अथवा संघर्ष की स्थिति में आतंकवाद घोषित होता है और फलता फूलता है।
इस संबंध के पक्ष में तर्क है कि युद्ध दो पक्षों के बीच वैचारिक अथवा हितों की असहमति से उपजा संघर्ष है। इसमें जो पक्ष कमजोर होता है वह अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आतंकवाद का सहारा लेता है। उदाहरण, सोवियत संघ की सेनाओं ने अफगानिस्तान में घुसपैठ की तो निर्वाचित कट्टरपंथियों को अमेरिका ने सहायता पहुंचाई। यदि कट्टरपंथी तालिबान के नाम से संपूर्ण विश्व में आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से युद्ध और आतंकवाद हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, और युद्ध है वो आतंकवाद द्वारा पोषित होता है। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की कहें कि उसको कमज़ोर दिखाने के लिए, उसकी शक्ति को कमज़ोर करने के लिए और इसका पोषण किया जाता है, और बाद में ये एक इस तरह की कहें कि हम एक बहुत बड़ी समस्या पूरे विश्व के सामने बन जाती है, जिससे निपटना हर देश के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा अध्याय 7, जिसमें हमने अध्ययन किया सुरक्षा के बारे में, उसके पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों ही दृष्टिकोणों का। धन्यवाद।